कहानी कहती है कि यूरोप में एक पोशाक ने स्कैंडल खड़ा कर दिया था। बात है 18वीं सदी की। किसी शादी के दौरान दुल्हन एक सफ़ेद पोशाक पहनकर आई, जिसे देखते ही लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल पोशाक इतनी हल्की थी, लोग कहने लगे कि इससे बेहतर तो दुल्हन को नंगे ही आ जाना चाहिए था। जिस कपड़े से पोशाक बनी वो इतना हल्का और सॉफ्ट था कि उसे बख्त हवा यानी बुनी हुई हवा कहते थे। अफवाहें फैली कि इसे जलपरियों ने बनाया है। कुछ ने कहा कि इसे पानी के नीचे बनाया जाता है। मलमल के इस कपड़े ने यूरोप में ऐसी धूम मचाई कि तब इसका 1 मीटर कपड़ा 400 पाउंड यानी करीब 42,000 रुपये में बिकने लगा। और फिर भी लोग इसे हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार थे। कहाँ से आया था ये मलमल? वहीं से जहाँ से यूरोप का अधिकतर बेशकीमती सामान आया, भारत से। ढाका जो तब भारत में पड़ता था, वहाँ बना करता था ये मलमल, और इसे ढाका मुस्लिम कहते थे। 200 साल बाद आज ढाका मुस्लिम विलुप्त हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। जिस कॉटन से मलमल बनता था, आज उसके पौधे का नामो निशान नहीं मिलता। वजह अंग्रेज़, जिन्होंने कपड़े के लालच में ढाका मुस्लिम के ट्रेडिशनल व्यापार को बर्बाद कर डाला। सिर्फ ढाका मुस्लिम ही नहीं, भारत में टेक्सटाइल कारीगर के ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिए। भारत से अंग्रेज़ कोहिनूर लूट कर ले गए, इस बात पर आज भी हो हल्ला मचता है। लेकिन अंग्रेज़ों की असली लूट इससे कहीं ज़्यादा महीन थी, बारीक थी, और इस लूट का ज़रिया बनी एक किताब जिसके चलते भारत की इकनॉमी जो 18वीं सदी तक दुनिया की 24.4 GDP हासिल करती थी, 1947 तक बर्बाद होकर रह गई। इसके मुकाबले दुनिया को 23.3% GDP देने वाला यूरोप धन कुबेर बन गया। कौन सी थी ये किताब, किसने लिखी और क्या लिखा था इस किताब में, जानेंगे कहानी आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर, जिसमें आज कहानी उस किताब की जो भारत की बर्बादी की वजह बनी। शुरुआत महात्मा गांधी से। गांधी हमेशा चरखा चलाने पर जोर दिया करते थे। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी जब भारत आज़ाद हो चुका था, गांधी जी मशीनीकरण के सख्त खिलाफ थे, और इसकी एक ख़ास वजह भी थी। गांधी का चरखा एक किस्म का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। कैसा स्टेटमेंट? हम क्या पहनते हैं वो कपड़ा हमारी पहचान है यानी हमारी आइडेंटिटी है, और इस पहचान को ज़िंदा करने के लिए कपड़ों पर जोर दिया जाना ज़रूरी है। इसलिए 19वीं सदी में आप देखोगे कि जब भी स्वदेशी मूवमेंट की बात होती है, जिक्र आता है कि लोग सड़कों पर अपने विदेशी कपड़े फेंक कर जला दिया करते थे। कपड़ों पर निकलने वाले इस गुस्से के पीछे था 100 साल का दमन, जिसकी शुरुआत कपड़े से हुई थी। बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। साल 1615 में थॉमस रो नाम का एक ब्रिटिश राजदूत भारत आया। मुगल बादशाह जहांगीर को लालच दिया और बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड की परमिशन मिल गई। अंग्रेज़ कपास, चावल, मसाले सब कुछ खरीदते थे, लेकिन शुरुआत में ये सब चांदी के बदले खरीदा जाता था। चांदी महंगी थी, लिहाजा 1765 में अंग्रेज़ों ने एक नया सिस्टम बनाया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी का लॉर्डशिप हो गया, लिहाजा वो टैक्स इकट्ठा करने लगे और इसी टैक्स के पैसे से भारत से सामान खरीदने लगे। ये सामान विदेशों में महंगे दामों बेचकर उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। प्लान अच्छा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। हम जानते हैं यूरोप की जनता में भारत के मसालों की मांग थी। हालांकि इसके अलावा यूरोप को एक और चीज़ का चस्का लगा था, भारतीय टेक्सटाइल। कपड़ों के मामले में भारत जैसी दुनिया में दूसरी जगह नहीं थी। यहाँ मलमल बनता था, जिसके बारे में एक ब्रिटिश यात्री ने लिखा है, भारत में बनने वाला मलमल पानी जैसा है, इतना मुलायम। भारत के बुनकर इस कदर महीन काम करते थे कि 90 मीटर कपड़े को आप अंगूठी से खींच सकते थे। एक जिक्र मिलता है कि 60 फीट का कपड़ा माचिस की डिब्बी में समा जाता था। बनारसी साड़ी को ही ले लीजिए, जिसके एक पल्ले की चौड़ाई को बुनने में 5600 धागे लगते थे। महज एक साड़ी बनने में 16 से 30 दिन लग जाते थे, और एक वक्त में 3 से लेकर 7 कारीगर इसे बनाने में लगते थे। और कितने ही नाम हैं, कंजीवरम, पश्मीना, चंदेरी, फुलकारी, इक्कत, जमदानी, कलमकारी, बनारसी, अजरक, बांग, काता, चिकनकारी, बांधनी, फुलकारी, पटोला, तमाम नाम ये एग्जाम्पल हैं भारत की कारीगरी के।
हथकरघा, हस्तशिल्प, कपास, ऊन और रेशम से बनाए जाने वाले ये कपड़े आज भी दुनिया में जाने जाते हैं। इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो 4000 साल पहले भारत में सूती धागों का बड़ा सफल इतिहास मिलता है। रोमन साम्राज्य के दौर में भारत के कपड़ों की ऐसी मांग थी कि प्राचीन ग्रीस में कॉटन के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भारत के इस रिच टेक्सटाइल इतिहास पर जब यूरोप की नज़र पड़ी तो वो उसके मुरीद हो गए। यूरोप की शहजादियाँ भारत में बने पर्दों और कालीनों की दीवानी थीं। इस चक्कर में भारत से खूब सारा कपड़ा विदेश आयात किया जाने लगा। अब सिर्फ आयात करें ये एक दिक्कत थी। आपका ख़जाना इससे खाली हो जाएगा और भरने को कुछ होगा नहीं क्योंकि निर्यात तो हो नहीं रहा है। यही दिक्कत ब्रिटेन के सामने भी थी। भारत के कपड़ों की ऐसी मांग थी कि ब्रिटेन का थोड़ा घाटा होने लगा। इस घाटे से बचने के लिए ब्रिटेन ने भारत से आयात होने वाली चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में परेशानी का हल निकाला एक ब्रिटिश सर्जन ने, जॉब फॉरबस वॉटसन ये नाम था उस शख्स का जिसने भारत की बर्बादी की ताबीर लिखी। वॉटसन एक डॉक्टर हुआ करते थे और भारत में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश फ़ौज में अपनी सेवाएं दी थी। साल 1858 में उन्हें ब्रिटेन के इंडिया म्यूजियम का डायरेक्टर बनाया गया। इंडिया हाउस में उन दिनों ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि भारत से इंपोर्ट घाटा कैसे कम किया जाए। इस सवाल का जवाब दिया उस समय वॉटसन ने। आगे जो घटनाक्रम हम बता रहे हैं वो कुछ काल्पनिक है, लेकिन असल में जो हुआ उसका बिल्कुल सटीक रिप्रेजेंटेशन है। तो किस्सा हुआ यूँ कि एक रोज़ वॉटसन इंडिया हाउस में एक प्रेजेंटेशन देने पहुँचे। उनके साथ एक चीज़ और थी, एक चलता फिरता म्यूज़ियम जिसे मोबाइल ट्रेड म्यूज़ियम कहते थे। ये एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें एक गोलाई में खाने बने हुए थे। ऊपर से आप इस अलमारी को 360 डिग्री घुमा सकते थे। क्या था इस म्यूज़ियम में? वॉटसन ने भारत से इकट्ठा किए कपड़ों के सैंपल अपने मोबाइल म्यूज़ियम में लगाए हुए थे। इस म्यूज़ियम को दिखाने के बाद उन्होंने वहां मौजूद बोर्ड पर एक लाइन लिखी। ये लाइन थी, शी सेल्स अस मोर देन शी बाइज, यानी वो जितना ख़रीदती हैं उससे ज़्यादा हमें बेचती हैं। शी से वॉटसन का मतलब भारत से था। उसने ब्रिटेन की इम्पोर्ट वाली मुसीबत का हल निकाल लिया था। क्या था ये हल? वॉटसन ने कहा, हमारी परेशानी ये है कि हम भारत को कुछ बेचते नहीं। इस पर वहाँ मौजूद अधिकारियों ने कहा, ये बात किसे नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि हम भारत को क्या बेचें, हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। तब वॉटसन ने ऐसा जवाब दिया जिससे वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें चमक उठीं। वॉटसन ने कहा, क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो भारत को चाहिए हो, लेकिन अभी उन्हें इस बारे में मालूम नहीं हो। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? इस सवाल के जवाब में वॉटसन ने कहा, कपड़े। लेकिन कपड़े तो भारत में बेहतर बनते थे, वो ब्रिटेन से आयात क्यों करेंगे? इस सवाल पर वॉटसन ने अपना मोबाइल म्यूज़ियम निकाला जिसमें भारतीय कारीगरों के बनाए कपड़ों के सैंपल लगे हुए थे। उनका आइडिया था, क्यों ना भारत की कारीगरी चोरी कर ब्रिटेन में ठीक ऐसे ही कपड़े बनाए जाएं। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था, वहाँ मिलें आ गई थीं, जबकि भारत का अधिकतर उद्योग हथकरघों पर उस समय डिपेंडेंट था। वॉटसन ने कहा कि मिलों में भारत के टेक्सटाइल की कॉपी कर उन्हें मास स्तर पर प्रोड्यूस किया जाए और उन्हीं को बेचा जाए। आइडिया अच्छा था। ब्रिटिश सरकार ने वॉटसन को भारत के कपड़े कैटलॉग करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद जॉन फोर्ब्स वॉटसन ने वो किताब लिखी जिसने भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। किताब का नाम था द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया। 18 वॉल्यूम में लिखी इस किताब में भारत के 700 तरह के कपड़ों का बखान किया गया था, उन्हें बनाने का प्रोसेस और बाकी कारीगरियों, मसलन बनाने में लगने वाला समय, कॉस्ट, धागे के प्रकार आदि को दर्ज किया गया था। इस किताब के सहारे मैनचेस्टर की मिलों में भारतीय परिधानों की चीप कॉपी तैयार की गई और उन्हें भारत निर्यात किया जाने लगा। इन कपड़ों ने भारतीय हथकरघा उद्योग पर बहुत बड़ा असर डाला। एक आंकड़े के मुताबिक ब्रिटिश कपड़ों के आयात से बंगाल के 2.5 लाख बुनकर बेरोजगार हो गए थे। आगे अंग्रेज़ों ने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के और भी तरीके अपनाए। इतना हम जानते हैं कि 1857 के संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से भारत की कमान अपने हाथ में ले ली थी। कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई। भारतीय अब ब्रिटिश इंडिया के नागरिक थे, इसलिए भारतीय व्यापारियों को मौका मिला
कि वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते थे। ऐसे में ब्रिटिश कपड़ों के आयात के बावजूद ब्रिटेन को घाटा होता। इसे रोकने के लिए एक नई स्कीम लाई गई। ब्रिटिश सरकार ने खरीद फरोख्त के लिए एक नए सिस्टम की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल काउंसिल बिल जारी किए। एक तरह की इसे करेंसी समझ लीजिए। इन्हें सिर्फ लंदन से ही खरीदा जा सकता था, सिल्वर या गोल्ड के बदले। यानी अगर एक भारतीय को कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो उसे लंदन जाकर बिल खरीदने होंगे। ये बिल भारत में कपड़ा बनाने वाले को दिए जाते। भारतीय बुनकर इस बिल्स को भारत में ही बना सकता था, लेकिन बदले में सोना चांदी के बदले भारतीय करेंसी मिलती थी, जिससे अंग्रेज़ टैक्स के ज़रिए भारतीयों से ही वसूला करते थे। यानी अंग्रेज़ों के लिए हींग न लगे फिटकरी, रंग चोखा जैसी हालत हो गई थी। उनकी एक दमड़ी नहीं लगती थी और बदले में भारतीय कारीगरों की चमड़ी नोची जा रही थी। भारत का कपड़ा उद्योग लगभग बर्बाद हो गया। इसी वजह से 19वीं के बाद जब आज़ादी के संग्राम की आग ने तेज़ी पकड़ी, बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के तहत सबसे पहले विदेशी कपड़े जलाए। कपड़ों की ही हेल्प से भारत को लूटा गया। ये बात गांधी जी भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने भी स्वदेशी अपनाने पर ख़ास जोर दिया और इसलिए चरखे को बनाया अपना सिंबल। तमाम संघर्षों के बाद भारत को आज़ादी मिली, लेकिन भारत का स्वदेशी कपड़ा उद्योग दोबारा कभी उस तरह खड़ा नहीं हो पाया। ऐसे कई शिल्प थे जो विलुप्त हो गए, यानी ख़त्म हो गए। जो बचे हैं उन्हें बचाने की कोशिश चल रही है। किताब, इल्म, कलम, इनका इस्तेमाल अधिकतर अच्छी चीज़ों के लिए होता है, लेकिन वॉटसन की किताब चंद एग्जाम्पल में से है जब एक किताब का इस्तेमाल साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने और एक देश को लूटने के लिए किया गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और ऐसी ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।